तो आइए दोस्तों, पिछले लेक्चर को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सेकंड पार्ट को भी पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अभिनव सिद्धांत दिए गए हैं, जो मॉडर्न थ्योरी दी गई है, उसमें हम पिछली चीजों को भी इंक्लूड करेंगे। पिछला जो सियाल सीमा निफे में जो हमने चीजें पढ़ी हैं, जो स्वेज के मॉडल में पढ़ी हैं, आर्थर होम्स के में पढ़ी हैं, या हमने वान डार के में पढ़ी हैं, जेफरीज के में पढ़ी हैं, तो कुछ चीजें वहां से भी ली गई हैं। तो आज के जो अभिनव जो सिद्धांत है उसको हम आज के लेक्चर में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल ज्योग्राफी जुनून पे। आइए दोस्तों, तो देखिए दूसरा जो हम पार्ट ले रहे हैं, इसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अभिनव सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अभिनव सिद्धांत जो हमारा है इसमें पृथ्वी को तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तीन मेजर जो बड़ी परतें हैं उनमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहली आती है हमारी भूपर्पटी या क्रस्ट। क्या है? भूपर्पटी या क्रस्ट। और वो कौन सी हमारी? ये। दूसरी जो हमारी इसकी ली गई है भूपर्पटी या क्रस्ट के बाद, वो ली है मेंटल या प्रवार जिसे कहते हैं। क्या ली है? मेंटल या प्रवार। और जो तीसरी हमारी परत है, जो सबसे अंदरूनी भाग है, उसको हिंदी में बोला जाता है क्रोड या कोर। क्या बोलते हैं? क्रोड या कोर। तो तीन हमारी जो है मेजर लेयर्स अभिनव सिद्धांत में, मेजर परतें जो हैं वो ये हैं, भूपर्पटी, मेंटल या कोर। तो अब इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए अभिनव सिद्धांत में जो तीन परतें हैं वो कैसे पता चली हैं। हालांकि मैं आपको इसके बारे में कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चौथा क्वेश्चन हमारा कि ये कैसे पता चला कि पृथ्वी की संरचना ऐसी है, तो उसके बारे में कौन कौन से साक्ष्य हैं, कहां से लिया, वो तरीके मैं बाद में बताऊंगा। पर इसमें इतना याद रखिए कि इसका जो हमें पता चला है इन तीन लेयरों का, ये पृथ्वी के घनत्व में अंतर एवं भूकंपीय जो तरंगे हैं उनके अध्ययन से पता चला है हमें। किससे? पृथ्वी के घनत्व में अंतर और भूकंपीय तरंगों से हमें यह पता चला है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, भूपर्पटी, मेंटल प्रवार और क्रोड। तो घनत्व में अंतर और भूकंपीय तरंगे। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं भूपर्पटी को। भूपर्पटी सबसे आउटर लेयर, सबसे भारी परत है, जो पृथ्वी की संरचना में सबसे भारी भाग है, वो है हमारी भूपर्पटी या क्रस्ट। अब क्रस्ट के बारे में हम पढ़ें तो क्रस्ट में देखिए दोस्तों, सबसे ऊपरी परत है। पहली बात तो यही हो गई कि सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की। दूसरा जो हमारा क्रस्ट है, ये किसकी बनी है? तो यह बनी हुई है सबसे ऊपर, जो क्रस्ट का सबसे ऊपर जो चट्टाने हैं वो है अवसादी परतदार चट्टाने। कैसी हैं? अवसादी परतदार चट्टाने हैं। किसमें? हमारी क्रस्ट में। उस अवसादी परतदार चट्टानों के नीचे हम देखें तो अवसादी परतदार चट्टानों के नीचे क्या है? ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट है। और इन ग्रेनाइट के नीचे क्या है? बेसाल्टिक है। तो हमारी क्रस्ट जो है वो तीन तरह की चट्टानों से बनी है। सबसे ऊपर परतदार चट्टाने हैं जो हमारी अवसादी चट्टाने हैं, या इनको बोले क्रिस्टलीय चट्टाने हैं, और नीचे ग्रेनाइट है, और उससे नीचे क्या है? बेसाल्टिक चट्टाने हैं। क्लियर है? इसके अलावा देखिए इन तीनों की, जो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और जो अवसादी है, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो हमारे जो सिलिकेट हैं उनकी अधिकता पाई जाती है इसमें। किसमें? क्रस्ट में सिलिकेट की अधिकता पाई जाती है। कितना? लगभग 90% जो है क्रस्ट का, वो किस द्रव्यमान किससे बना हुआ है? सिलिकेट से बना हुआ है। सिलिकेट मैंने आपको बताया था, सिलिका प्लस ऑक्सीजन। एनायन होता है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ के उन एलिमेंट्स के सिलिकेट बनाता है। ठीक है, जैसे हम बोलें किसका? सोडियम के सिलिकेट, मैग्नीशियम के सिलिकेट। ठीक है, तो ये ऐसे सिलिकेट बनाता है। अब क्यों बनाता है? क्योंकि भूपर्पटी जो हमारी है उसके अंदर
सिलिका जो है, सिलिकन जो है वो पाया जाता है 47% ऑफ द टोटल मास, टोटल द्रव्यमान का 47% क्या पाया जाता है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है इसके अंदर, सॉरी उल्टा हो गया है, ऑक्सीजन जो पाया जाता है इसके अंदर वो पाया जाता है 47%। जो हमारा जो भूपर्पटी है उस भूपर्पटी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन 47%। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी सिलिका से। ऑक्सीजन पाया जाता है 47% और सिलिका जो पाया जाता है हमारी भूप्रपटी के अंदर, सिलिकॉन की जो मात्रा है वो है 28%, 28%। इसके बाद जो है किसका नंबर आता है, सिलिकॉन के, और इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद आयरन, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब भी इसमें पाए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है, एल्यूमिनियम 8% पाया जाता है, आयरन 5% पाया जाता है, और बोले हम तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये लगभग 3% के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, सोडियम है लगभग 2.5% के आसपास। तो टोटली कहने की बात यह है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं भूपर्पटी के अंदर कि इनका आसानी से सिलिकेट बन सकता है। क्या बन सकता है, सिलिकेट। सिलिकेट इसलिए बन सकता है क्योंकि इनकी मात्रा जो है वो पृथ्वी में ज्यादा रहती है, भूपर्पटी में ज्यादा रहती है। तो इस आधार पे इसमें सिलिकेट की अधिकता होती है, चाहे वो ग्रेनाइट में हो चाहे वो बेसाल्ट में हो। ठीक है, सिलिकेट की अधिकता होती है। अब दोस्तों ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है, अब इसकी हम पृथ्वी की अगर हम अब परतदार चट्टान के बाद जो ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टान जो हमने पढ़ी हैं उसमें गहराई की बात करें हम तो क्रस्ट जो है हमारी वो ऐसा माना जाता है कि लगभग 30 किलोमीटर मोटी होती है। मोटाई कितनी होती है, लगभग 30 किलोमीटर। ये कैसे पता चला है, यह उपग्रहों से जो हमारे उपग्रह छोड़े जाते हैं उन उपग्रहों से एक लगाया गया है, इसकी मोटाई का पता लगाया गया है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर लगभग इसकी औसत मोटाई होती है, किसकी, हमारी क्रस्ट की। ठीक है, ये हमारी क्रस्ट है। परंतु महासागरीय भागों में क्रस्ट पतली होती है। महासागरीय भागों में क्रस्ट लगभग 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक ही मोटी होती है, पहली बात। दूसरा, जो हमारे महाद्वीपीय भाग हैं उनमें जैसे कहीं पर्वत पट होगा तो पर्वतों के ऊपर लगभग, पर्वतों के नीचे से अगर हम इसकी मान के चलें हमारी क्रस्ट की, तो ये लगभग कितनी तक होती है, लगभग 70 किलोमीटर तक मोटी होती है। तो महाद्वीपीय भागों में क्रस्ट जो है भूपर्पटी परपटी वो 30 किलोमीटर औसत मोटाई की होती है, और पर्वतों पे लगभग 70 किलोमीटर, और महासागरीय भागों में ये कम होती है, मतलब लगभग 5 से 7 किलोमीटर होती है, पहली बात। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि जो महासागरीय और महाद्वीपीय जो भाग है उनमें अंतर एक और है कि जो महासागरीय भागों की जो चट्टानें जो होती है, महासागरीय भाग जो है उसमें ग्रेनाइट जो है वो लगभग एब्सेंट होता है। ठीक है, और अवसादी परतें भी लगभग एब्सेंट होती हैं। इसकी जो परत है वो मेनली कैसी होती है, बेसाल्टिक परत होती हैं। इन्हें जो हमने उसमें पढ़ा था लगभग कैसी, सीमा होती है। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम की ज्यादातर उपस्थिति होती है और बेसाल्टिक होती है। ठीक है, और इनका घनत्व जो है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसका घनत्व, महासागरीय जो है इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो महासागरीय जो भूपर्पटी है उसका घनत्व कम है और मोटाई भी कम है, और बेसाल्टिक ज्यादा है, ग्रेनाइट और जो हमारी सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं, जो हमारी परतदार जो अवसादी चट्टानें हैं, उनकी इसमें कमी होती है। दूसरा, जो हमारा महाद्वीपीय जो भूपर्पटी है, ऐसा माना जाता है, ऐसा ज्ञात हुआ है कि जो महासागरीय जो है उसमें ये तीनों पाई जाती, महाद्वीपीय जो है उसमें अवसादी, ग्रेनाइट और बेसाल्टिक तीनें पाई जाती हैं, मगर इसके अंदर सियाल ज्यादा होती है। किसके अंदर, महाद्वीपीय भाग जो है उनके ऊपर सियाल होती है, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है।
ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ठीक है, अब इसका घनत्व जो देखा जाए तो इसका घनत्व जो है वो ज्यादा होता है अपेक्षाकृत किसके, महासागरीय के। तो महाद्वीपीय जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, सिलिका और एल्यूमिनियम की उपस्थिति है। अब अवसादी परतें हैं, नीचे ग्रेनाइट है और बेसाल्ट है। ठीक है, और ये कौन सी परत बोलेंगे, महाद्वीपीय तो हो गई सियाल और महासागरीय हो गई सीमा भूपर्पटी। अब दोस्तों इसमें एक नई चीज ये आती है कि इस ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि घनत्व में अंतर, एक ट्रांजिशन जोन होता है, एक संक्रमण क्षेत्र होता है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है, असंबद्धता का मतलब है कि एक ऐसा ट्रांजिशन जोन है, एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र है जिसके ऊपर जो चट्टानें हैं उनका घनत्व कुछ और है और नीचे वालियों का घनत्व कुछ और है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की जो हमारी चट्टानें हैं क्रस्ट के अंदर ही, उनके बीच एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है और इस डिसकंटिन्यूटी का नाम है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, कोनार्ड असंबद्धता, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है, कोनार्ड असंबद्धता। ये हो गई हमारी भूपर्पटी। तो भूपर्पटी में क्या हो गया कि कोनार्ड असंबद्धता जो है इसके ऊपर जो है वो तो क्या होगा, सबसे ऊपर तो क्या हो गई हमारी अवसादी परतदार चट्टानें, इसके नीचे क्या हो गई, ग्रेनाइट हो गया, और इससे नीचे क्या हो गया, बेसाल्ट हो गया। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी आई है, वो है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। और हमारी इसका घनत्व हमने माना था कि जो हमारी क्रस्ट है इसका घनत्व जो है वो लगभग 2.8 से और 3.3 तक है। ठीक है, तो 3.3 इसका लगभग घनत्व है हमारे क्रस्ट का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है डेंसिटी लिखा हुआ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो लगभग 3.3 तक हमारी क्रस्ट का घनत्व, भूपर्पटी का घनत्व माना जाता है। अब देखिए उसके बाद जो है भूपर्पटी के बाद जो हमारी सेकंड लेयर आती है, उस सेकंड लेयर का क्या नाम है, सेकंड लेयर है हमारी मेंटल या प्रवार। अब मेंटल जो है हमारी वो कहां से कहां तक होगी, हमारी मेंटल होगी, ये एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, यानी कि लगभग हमारी जो मेंटल है वो पाई जाती है 2900 किलोमीटर तक। और इसके भी दो भाग हैं, ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है वो 30 किलोमीटर से और 700 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितना, 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक जो क्या पाई जाती है हमारी अपर मेंटल, और लोअर मेंटल 700 किलोमीटर से और 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अपर मेंटल और हमारी जो बेसाल्टिक क्रस्ट है उसके बीच में एक और डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसका नाम है मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी। क्या है, मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखी हुई है। तो मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी से लेकर के और नेक्स्ट जो डिसकंटिन्यूटी इसके बाद अपर और लोअर मेंटल के बीच है, रैपिड डिसकंटिन्यूटी, इसके बीच का जो क्षेत्र है 30 किलोमीटर से और 700 किलोमीटर का क्षेत्र, ये हमारा है अपर मेंटल। क्या है, अपर मेंटल, ऊपरी प्रवार। तो रैपिड डिसकंटिन्यूटी और मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी के मध्य का भाग जो है वो अपर मेंटल है, और रैपिड डिसकंटिन्यूटी से लेके और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी तक 700 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है वो हमारा लोअर मेंटल है। ठीक है, क्या है, निम्न प्रवार है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसके अंदर जो हमारा जो अपर मेंटल जो है, अपर मेंटल के अंदर दोस्तों टोटली बात करें, हम पहले मेंटल की बात करें तो प्रवार जो है वो पृथ्वी का सबसे ज्यादा, मतलब 83% तक तो इसमें आयतन और लगभग 67% तक इसके अंदर पृथ्वी का टोटल द्रव्यमान होता है। किसके अंदर,
मेंटल का। पृथ्वी के टोटल जो पृथ्वी की पूरी जो संरचना है उसका लगभग 83% आयतन और लगभग 67% तक इसके अंदर द्रव्यमान जो है वो हमारे मेंटल में संचित है, मेंटल के अंदर स्टोर्ड है। और जो अपर हमारी जो मेंटल है, इस मेंटल में लगभग 95% तक क्या पाए जाते हैं, सिलिकेट पाए जाते हैं। ठीक है, सिलिकेट जो मैंने अभी बताया था आपको, क्रस्ट में 90% तक था और मेंटल में 95% तक सिलिकेट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम अपर मेंटल की। किससे अपर मेंटल कहां से कहां तक, मोहो डिस्कंटिन्यूटी से और रैपिड डिस्कंटिन्यूटी तक। डिस्कंटिन्यूटी क्या है, घनत्व के अंतर की एक ट्रांजिशन जोन, इसके ऊपर घनत्व कुछ और होगा, नीचे कुछ और। अब यहां देखिए, जो हमारी अपर मेंटल है इसका घनत्व माना जाता है 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अपर मेंटल का। और इस अपर मेंटल के भी सबसे ऊपरी भाग, जो हमारा सबसे ऊपरी भाग जो है, कहां से कहां तक, मोहो डिस्कंटिन्यूटी से लेकर और 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी से लेके और 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो बोला जाता है दुर्बलता मंडल। क्या बोला जाता है, दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे देखा गया है कि इससे बीच का जो क्षेत्र है, 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसमें यह अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है, पहली बात तो। और इस अर्ध तरल की वजह से इस क्षेत्र में जो है क्या है, इस अर्ध तरल की वजह से यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी जो वेव्स हैं, जो प्राथमिक, जो मैं बताऊंगा आपको, जो भूकंपीय तरंगे जो हैं उनकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अर्ध तरल भाग है। इसलिए अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है घनत्व में भी और भूकंप की गति में भी। घनत्व का अंतर तो मैंने बता ही दिया कि ऊपर 3.3 है, नीचे 4.3 है, पर उसके बावजूद इसमें जो मंद गति जो देखने को मिलती है हमारे भूकंपीय तरंगों की, उसकी वजह से इसको दुर्बलता मंडल कहा गया, एस्थेनोस्फीयर कहा गया। और एस्थेनोस्फीयर कहां तक का है, 200 किलोमीटर तक का। ये याद रखने वाली बात है। मेंटल के सबसे ऊपर का भाग 200 किलोमीटर तक का, 30 से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, वो हमारा दुर्बलता मंडल है। ठीक है, इस दुर्बलता मंडल में भूकंपीय गति जो है, हमारी भूकंपीय तरंगों की जो गति है वो क्या पड़ जाती है, शांत हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। इसलिए इसको निम्न गति का मंडल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, निम्न गति का मंडल। इसके बाद आता है हमारा जो अपर मेंटल जो हमने देखा है, उस अपर मेंटल में हमने गहराई देखी कि कहां से कहां तक था हमारा अपर मेंटल। अपर मेंटल था हमारा 30 से 700 किलोमीटर तक का, और इस कहां से कहां तक, मोहो डिस्कंटिन्यूटी से रैपिड डिस्कंटिन्यूटी तक। अब इसके बाद आता है हमारा लोअर मेंटल। लोअर मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। रैपिड डिस्कंटिन्यूटी से गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी तक पाया जाता है। मतलब यहां से ऊपर घनत्व कुछ और होगा और नीचे घनत्व कुछ और होगा। तो रैपिड से गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी तक का पार्ट हमारा है अपर मेंटल, और इसका घनत्व है लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 700 से 2900 किलोमीटर तक हमारा अपर या ऊपरी प्रवार, जिसे ऊपरी प्रवार हिंदी में बोलेंगे, ये पाया जाता है। तो दूसरी परत हो गई हमारी मेंटल। तो मेंटल की सबसे ऊपरी परत क्या, दुर्बलता मंडल। तो ये हमारे होगी ऊपरी परत। इसके बाद आता है हमारा सबसे अंदरूनी भाग और तीसरा भाग। और तीसरी भाग क्या है हमारा, क्रोड या कोर। क्रोड या कोर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, क्योंकि जो हमारा कोर जो है, जो क्रोड है, वो कहां से आगे मिलेगा, गुटेनबर्ग से और पृथ्वी के केंद्र तक। और पृथ्वी का जो ये केंद्र है उसकी को हम देखें तो 6371 किलोमीटर है। कितनी है, 6371, यानी कि 6371 किलोमीटर तक क्या है हमारा कोर या क्रोड है। ठीक है, तो जो कोर है उसकी मैंने बताया 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक का पार्ट हमारा कोर है, जो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी से स्टार्ट होकर पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। दूसरा, इसके अंदर पृथ्वी के टोटल आयतन का लगभग 17% तो आयतन होता है और लगभग
34% इसका क्या है, द्रव्यमान पाया जाता है। तो पृथ्वी के टोटल जो हमारा आयतन है उसका कितना है, 17% तो है कोर के अंदर, और द्रव्यमान जो है वो लगभग 34%, 34% है। यानी कि इसमें द्रव्यमान अपेक्षाकृत ज्यादा है। आप ये देखिए, हमारा जो मेंटल था उसमें लगभग 67% तक द्रव्यमान था, ठीक है, जबकि आयतन 83% तक था। इसमें द्रव्यमान अधिक है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। मैंने आपको घनत्व बताया था कि इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा जो है वो घनत्व होती है, तो घनत्व जो है वो इसका ज्यादा होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसके अंदर द्रव्यमान ज्यादा है परंतु आयतन कम है। आयतन की अपेक्षाकृत द्रव्यमान ज्यादा है तो इसका घनत्व ज्यादा होना चाहिए, यहां आप लिंक कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए इतने बड़े, मतलब ये मान लो इतना बड़ा बर्तन और उसके अंदर 67% ही द्रव्यमान, तो घनत्व क्या होगा इसका, इसके तो दूर दूर पार्टिकल होंगे तो इसका तो घनत्व कम होगा अपेक्षाकृत। पर अगर हम कहें कि भैया ये तो इतना सा ही बाउल है और इसके अंदर बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, तो इसका क्या हो जाएगा, घनत्व ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जो अंदरूनी भाग जो हमारा है, जो सबसे अंदर का भाग है, जो क्रोड है, ये बना हुआ है निकल और थेरियम का। जो हमने निकल निफे पड़ी थी वो इसका, यानी कि ये सबसे भारी पदार्थों का बना है। क्या बना है, भारी, यानी हैवी मेटल्स जो है, हैवी मैटर्स जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। हैवी मैटर है, भारी पदार्थ हैं इसके अंदर, भारी पदार्थों का बना है क्या, हमारा कोर या क्रोड। अब इस क्रोड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर कोर और लोअर कोर, आउटर कोर और इनर कोर, कुछ भी कह सकते हैं। तो आउटर कोर जो है हमारा वो 2900 किलोमीटर से लेके और कहां तक है, 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर तक, 5150 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर तक, ये हमारा क्या है, आउटर कोर या बाहरी क्रोड। क्या बोलेंगे इसको, बाहरी क्रोड। तो आउटर कोर जो हमारा है वो बाहरी क्रोड है। और दोस्तों जो हमारा बाहरी कोर जो है वो कैसा है, यह माना जाता है कि बाहरी क्रोड जो हमारा है वो है तरल। क्या है, तरल अवस्था में है। तरल अवस्था में होने के कारण इसके अंदर कौन सी, हम जब भूकंपीय तरंगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो इसके अंदर जो सेकेंडरी वेव जो हैं, जो सेकेंडरी वेव या द्वितीयक जो तरंगे हैं वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं और इसके बाहर से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो हमारी जो सीस्मिक वेव्स हैं, जो भूकंपीय तरंगे हैं, उनमें जो सेकेंडरी वेव है वो सेकेंडरी वेव हमारी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। और मैंने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति की जो संरचना में दो ही अभी संरचना में बताए थे, पहला घनत्व और दूसरा सीस्मिक, मतलब भूकंपीय तरंगे। तो घनत्व के आधार पे तो हमने देख ही लिया कि इसमें जो घनत्व है ऊपरी पार्ट में वो कितना है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आउटर कोर में तो कितना है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सबसे इनर जो पार्ट में जाएंगे तो इनर कोर में आ जाएगा 13.76 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो घनत्व में अंतर तो हमने देख ही लिया कि आउटर और इनर कोर, परंतु यह तरल अवस्था में होने के कारण जब वैज्ञानिकों ने सीस्मोग्राफ देखा तो देखा कि इसके तरल अवस्था में होने के कारण पृथ्वी की जो सेकेंडरी वेव्स जो हैं, जो भूकंप की जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो इसमें प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। और इसी से अंदाजा लगाया गया कि ये तरल अवस्था में है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। जबकि जो इनर कोर है, जो आंतरिक जो क्रोड है, वो आंतरिक क्रोड दोस्तों, हमारा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। और ठोस अवस्था में इसमें क्या है, वही Fe फेरस अधिक है, फेरियम अधिक है, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक है, इनर कोर 5150 किलोमीटर से और पृथ्वी के केंद्र तक मतलब 6371 किलोमीटर तक, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी इनर कोर। अब देखिए गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी सबसे ऊपर हमने पढ़ी, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, इसके नीचे मोहोविसिक, फिर रैपिटी और गुटेनबर्ग। इसके अलावा इनर कोर और आउटर कोर के मध्य भी एक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, जो एक नया ट्रांजिशन जोन पाया जाता है, इसको बोला जाता है, ट्रांजिशन जोन को बोला जाता है लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी या लेहमैन असंबद्धता,
ठीक है, तो 5 हो गई हमारी, पहली कोनार्ड, दूसरी मोहो, तीसरी रेपेटी, चौथी गुटेनबर्ग और पांचवी लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। इसको एक सीरियल में लगाने के लिए मान लीजिए, या आपको संरचना के हिसाब से परत, जो आपकी परतें हैं उनके हिसाब से लगाने के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिस्कंटिन्यू हो गई। तो आउटर कोर और इनर कोर, इनर कोर जो है हमारा, इनर कोर में पाई जाती है नीचे लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, और हमारी जो सेकेंडरी वेव है वो हमारे आउटर कोर में प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए इसको तरल माना जाता है, और इनर कोर हमारी क्या है, ठोस है। दूसरा जो कोर में पिछले वीडियो में बताया, अब भी बताता हूं आपको, जो कोर है हमारा, इसमें निकल है, फेरियम है, भारी पदार्थ हैं, इसलिए इसका घनत्व अधिक है। घनत्व केंद्र तक पहुंचते पहुंचते 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक इसका औसत घनत्व हो जाता है। आउटर कोर का 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाता है। और साथ साथ पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व जो है उसके लिए भी ये क्रोड ही जिम्मेदार है, और पृथ्वी के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है उसके लिए भी ये क्रोड ही जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी लेयर हो गई 30 किलोमीटर तक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विक। 30 किलोमीटर तक हमारी भूपरपट्टी, 30 किलोमीटर के बाद हमने देखा एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल, लगभग अपर मेंटल का ऊपर का जो पार्ट है 200 किलोमीटर तक का वो। इसके अलावा अपर मेंटल को हमने पढ़ा 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर से नीचे हमने पढ़ा लोअर मेंटल 2900 किलोमीटर तक। इसके बाद हमारा आउटर कोर, आउटर कोर है हमारा 5150 किलोमीटर तक, और इनर कोर हमारा 6371 किलोमीटर या पृथ्वी के केंद्र तक। ऐसे देखें हम डिस्कंटिन्यूटी में, तो कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, ग्रेनाइट और बेसाल्ट के, हमारी जो क्रस्ट में जो दो परतें हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है उसके बीच की चट्टानों के बीच में कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। इसके बाद हमारी अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में मोहोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। इसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी, और अपर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। और घनत्व हमारा 2.9 या 2.8 भी कह सकते हैं, 2.9 से और 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक। पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम जाते हैं तो आंतरिक भाग में घनत्व बढ़ता है। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक जो देगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है, उपयुक्त कोट के माध्यम से बताइए। तो आप क्या कहेंगे, उसमें दे सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि आंतरिक भाग में पदार्थ जो हैं वो भारी पदार्थों का पाए जाते हैं। तो ये एक तथ्य आपका बन सकता है यहां से। दूसरा, आपको एक डिस्कंटिन्यूटी लगाने के लिए दे सकता है, आपको एक परतों का लगाने के लिए दे सकता है। दूसरा, एक फैक्ट ये भी निकल के आ सकता है कि हमारा आउटर कोर जो है वो क्या है, तरल है, जबकि इनर कोर क्या है, ठोस है, और दुर्बलता मंडल क्या है, अर्ध तरल है। इस वजह से एक फैक्ट ये बन सकता है कि इसमें हमारी जो प्राइमरी वेव जो जा रही हैं या जो भूकंपीय तरंगे जा रही हैं वो क्या होती हैं, मंद पड़ जाती है, इसलिए मंद गति का जोन है। और जो हमारा जो आउटर कोर है यहाँ पे हमारी भूकंप की सेकेंडरी वेव, जिसे एस वेव कहते हैं, यह इसमें प्रवेश नहीं कर पाती है। इस आधार पे हमको पता चलता है कि यह तरल है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको, मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। इस के बाद अभिनव जो हमने सिद्धांत पढ़ लिया, इसके बाद पृथ्वी की संरचना के बारे में आपको कंप्लीटली पता चल गया होगा कि वास्तव में पृथ्वी के अंदर क्या है, कौन कौन से पदार्थ हैं, क्या घनत्व है, क्या क्या गहराई तक पाए जाते हैं, और उन सब के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो अगला जो हम वीडियो लेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा हमारा 4th क्वेश्चन। याद कीजिए 4th क्वेश्चन क्या, कि हमें पता कैसे चला कि यह वस्तु है कैसी। मैंने बताया आपको कि पता चले कि सबसे पहले आप कोई वस्तु देखते हैं, क्या बोलेंगे, यह क्या है, ठीक है, फिर ये कैसी बनी, फिर आपको पता चलेगा कि ये किसकी बनी हुई है। तो किसकी बनी हुई है उसका आंसर हमने बता दिया, पृथ्वी किसकी बनी हुई है। बट अब ये पता कैसे चला, आप मेरे से पूछेंगे कि पता कैसे चला कि ये इसकी बनी है, तो उसके लिए हम अगले वीडियो में लेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसके स्रोत कौन कौन से, हम किन स्रोत के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके जो थॉट है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। मैं अपना जो है बेस्ट एफर्ट दे रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि रियलिटी में जो है क्या क्या संरचना किस तरीके से बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि आगे वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे आपके पास, और मैं आपका कंप्लीट सिलेबस जो है इस चैनल पे कराने वाला हूं, ठीक है। और डिटेल में कराने वाले हैं इस सिलेबस को। जल्द ही यूजीसी नेट भी आने वाला है। यूजीसी नेट के अलावा हमारे जो पीसीएस जो हैं उनके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। और दोस्तों आरएस की वैकेंसी की भी उम्मीद है कि जल्दी से निकलने वाली है। और अभी वर्तमान में राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें भी ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।